हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि क्या पढ़ा आपने, लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2, लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 2, क्लास 9th के पहले पाठ का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2, जिसमें आपने आपने पढ़ा है ऊर्ध्वपातन के बारे में ना। ऊर्ध्वपातन, गलनांक, क्वथनांक, इन सब शब्दों के बारे में चर्चाएं की है। और इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है, और पढ़ा है आपने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, आपने लिखा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा या 1 ग्राम के ठोस को, संगलन के केस में 1 किग्रा या 1 ग्राम के ठोस को उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था में या द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को आप क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 ग्राम या 1 किग्रा के ठोस को उसके क्वथनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को आप क्या बोलते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। इसी के आधार पर एक और भी है, डिफिनेशन है, वो क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो लिखा गया है वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा या 1 ग्राम के द्रव को, 1 किग्रा या 1 ग्राम के द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में परिवर्तित करने के लिए या वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को आप क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये सब मैंने पढ़ाया। और ठीक उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या लिखा आपने कि गर्म करने पर, जैसा कहे यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए और वह द्रव अवस्था में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। जो ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, तो ऐसे ठोस पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातज पदार्थों के एग्जाम्पल थोड़ा याद कर लीजिए आप लोग। क्या लिखाया गया है, कपूर है, नौशादर है, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, नौशादर को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। और उसके बाद आपने क्या लिखा है, हाँ, आयोडीन है, नेफ्थालीन है, एंथ्रासीन, ये सब चीज़ें पढ़ लिया। आज मैं बात करने वाला हूँ वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसा लिखिए, अफेक्टिंग इवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। फैक्टर्स मतलब कारक होता है, अफेक्टिंग मतलब अफेक्ट करने वाले, किसको, इवापोरेशन को, वाष्पीकरण को। आप परिभाषा जान चुके हैं कि वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण लिखा है आपने, अपने क्वथनांक से कम किसी भी ताप पर, क्वथनांक से कम होना चाहिए और वो कोई भी ताप हो सकता है, उस ताप पर अगर द्रव जो है वाष्प में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। अपने क्वथनांक से कम किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प या गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं,
वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कौन कौन से कारक हैं? आपने नहीं, आप पहला क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल और क्या लिखेंगे? तापमान है, आर्द्रता है और वायु गति। वायु गति क्या क्या है? सतही क्षेत्रफल, अगला क्या है? तापमान है या ताप ही कह सकते हैं, और क्या? और आपका है आर्द्रता, आर्द्रता या नमी। अगला क्या पढ़ेंगे? वायुगत, वायुगत। ठीक है, तो ध्यान दें, पहले पॉइंट की बात करूं, सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है? पहली बात ये जान लीजिए, जानते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वास्तव में क्या घटना होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वास्तविक घटना क्या होती है, पहले आप समझ लीजिए। पहली बात, द्रव दिखाता है। वाष्पीकरण कौन दिखाता है? द्रव। तो आप द्रव को मान लीजिए, द्रव आपने लिया है, ये आपने लिक्विड भरा हुआ है। जानते हैं द्रव के जो कण होते हैं वो निरंतरतः क्या होते हैं? ये गति करते हुए पाए जाते हैं। द्रव के कण गति करते हुए पाए जाते हैं। हाँ, ये बात है, जैसे इसके द्रव के बहुत से कण है ना, ये क्या है? द्रव के बहुत से कण हैं, इनकी एनर्जी जो है अलग अलग होती है। कुछ कणों की एनर्जी हाई होती है और कुछ कणों की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और ये आपको पॉइंट लिखवा दे रहा हूं मैं कि द्रव के कण आपस में, द्रव के कण आपस में तथा पात्र की दीवारों से, पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। टकराते रहते हैं। ये जो कण नहीं है, ये आपस में टकराएंगे और इसकी दीवारों से भी टकराएंगे। ये आपस में टकराते रहेंगे, इसको टक्कर मारेगा, इसको टक्कर मारेगा, और कुछ कण दीवारों से भी टकराएंगे। आप समझते रहिए कि जो द्रव के कण होते हैं वो आपस में भी टकराते रहते हैं और जिस पात्र में, जिस बर्तन में रखे गए हैं उसकी दीवारों से भी टकराते हैं। और जो द्रव के कण हैं, द्रव के कण आपस बता रहा हूं, उनकी एनर्जी आपस में भी अलग अलग होती है। द्रव के किसी कण की एनर्जी हाई होती है, किसी कण की एनर्जी क्या होती है? कम। इसमें से क्या होता है पता है? द्रव का कोई, मान लो जिससे क्या होता है कि जब द्रव वाष्प में बदलता है ना, उस प्रोसेस को समझा रहा हूं कि जब द्रव वाष्प में बदलता है तो जानते हैं क्या होता है? एनर्जी होती है वो, ठीक है। वो क्या करता है, कुछ एनर्जी, जो कण, द्रव का जो कण, क्या वो दिक्कत है क्या? द्रव का जो कण वाष्प में परिवर्तित होता है, वो जानते हैं क्या करता है? वो अपने आसपास के एरिया से एनर्जी इकट्ठा करता है और अपनी एनर्जी बढ़ाता है। द्रव का जो कण वाष्प में परिवर्तित होना चाहता है, वो क्या करता है? अपने आसपास के कणों से एनर्जी, अपने आसपास के एरिया से क्या लेता है? एनर्जी बढ़ाता है। और एनर्जी बढ़ाता है, फिर वो इसको बोलते हैं ना, ये इस एरिया को क्रॉस करके कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। इसका जो ये लाइन है, जो इसका सतह है, इसको द्रव का सतह बोल दो, कि द्रव के सतह को क्रॉस करके कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में। कब? ये पहले बाहर एनर्जी लेता है अपने आसपास के एरिया से, एनर्जी बढ़ाता है, फिर कहाँ चला जाता है?
वायुमंडल में। तो यहाँ देखो क्या हुआ कि यहाँ जो एनर्जी में कमी आई कि नहीं। देखो आपने क्या देखा कि देखो द्रव का जो कण गया है वहाँ वायुमंडल में, उसने क्या किया है, अपने आसपास के एरिया से एनर्जी इकट्ठा किया है। तो आसपास के एरिया में एनर्जी में कमी आएगी, और अगर कभी आसपास के एरिया में एनर्जी में कमी आती है, ध्यान दें, द्रव का कण क्या हुआ, एरिया से एनर्जी इकट्ठा किया है, वायुमंडल में चला गया है गैस में बदल कर। इस प्रक्रिया को आपने कह दिया चलो हो गया वाष्पीकरण। अब मान लो हो गया वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के बाद क्या घटना होती पता है, वाष्पीकरण के बाद ये घटना होती है कि उसके आसपास के एरिया में ठंडक हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडक। वाष्पीकरण जहां होगा तो उससे क्या प्राप्त होती है, शीतलता। क्या महसूस होती है, कहीं भी होगा वाष्पीकरण वहां शीतलता का एहसास होता है। कहीं भी वाष्पीकरण होती है उससे क्या होता है, ठंडा होता है, अर्थात टेम्परेचर में क्या आती है, कमी। टेम्परेचर में क्या आती है, कमी। ऐसे मान लीजिए, ध्यान दें आप, जैसे आपको कभी पसीना आता है, एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ, आपको कभी पसीना अगर आता है शरीर में, तो जानते हैं अगर वो पसीना देखो कुछ, अगर वो पसीना आपने उसको पोछा नहीं, उसको आपने कपड़े से हटाया नहीं, पोछा नहीं, वो वहाँ पड़ा रहा, कुछ समय के बाद जानते हैं वो क्या होगा। और पहली बात पसीना आता है क्यों है, ये भी ध्यान दें, पहली बात पसीना क्या क्यों आता है। जैसे अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, तो उस हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर के अंदर होती हैं श्वेत ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ, श्वेत को अंग्रेजी में बोलते हैं स्वीट। स्वीट का मतलब पसीना होता है, SWEAT। आपके शरीर के अंदर होती है स्वीट ग्लैंड्स, वहां से पसीना निकलता है। लेकिन आपको इतना नहीं जानना है, आपके मतलब आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना आता है। अब बस पसीना आ गया, ठीक है, जब पसीना आएगा ना, तो जैसे पानी ही तो है, द्रव के कण ही, द्रव के कण ही है। जब आएगा तो जानते हैं एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, आपकी स्किन की एनर्जी जो है उसको मिल जाती है, और जब उसको मिलेगी तो वो क्या होगा, एनर्जी मिला तो वाष्पीकृत हो जाएगा, एनर्जी उसको मिल जाएगी। एनर्जी का यही देखो, एनर्जी का यही सिद्धांत होता है कि एनर्जी जो होता है हमेशा जो है ज़्यादा मात्रा से कहाँ जाती है, कम मात्रा की तरफ। इसको बोलते हैं ऊर्जा संवहन, ऊर्जा का बहना, ऊर्जा का चलना जो है ये हमेशा किस दिशा में होता है, ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर। तो जो आएगा ना तो उसको एनर्जी मिल जाएगी द्रव के कण को, और वो फिर वाष्प में बदल जाएगा, और फिर आपको देखिए पसीना आने के बाद काफ़ी समय बाद ठंडा महसूस होता है। जब पसीना सूखता है तो ठंडा महसूस होता है। कैसे महसूस होता है, पसीना अंदर नहीं आता है, पसीना कहाँ जाता है, वायुमंडल में, हाँ, वाष्पीकृत होता है, और कैसे होता है, वहाँ से एनर्जी लेके जाता है। तो जब एनर्जी लेके जाएगा तो आसपास के एरिया में ठंडक तो आएगी, तो वाष्पीकरण से शीतलता महसूस होती है। इसको पढ़ने के बाद अभी हाल नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल मैं इन सारे पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, सतही क्षेत्रफल की बात कर रहा, तापमान की बात कर रहा, आर्द्रता की बात कर रहा, वायुगति की बात कर रहा हूँ मैं ना। सतही क्षेत्रफल का मतलब जानते हैं, जो ये जानते रहिए कि कभी भी जो वाष्पीकरण होता है वो बीच से नहीं होता है। वाष्पीकरण में जो है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सतह के कण क्या होते हैं, ऊर्जा लेते हैं अंदर से, और ऊर्जा लेके वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, ऊपर वाले जो कण है वो क्या करते हैं, अंदर वाले आसपास के एरिया से एनर्जी लेते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। हमेशा ये प्रक्रिया सतह पर होती है, कहाँ होती है, और अगर ये सतह बढ़ता जाए ना, ये सतह क्या हो, बढ़ता जाए, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बता रहा हूँ बढ़िया। पहली बात ये जान लो कि अगर वाष्पीकरण होगा तो शीतलता होगी, ठंडक होगा। जानते हैं, जैसे अगर आपने चाय या दूध लिया है, किसी कटोरी में दूध लो और किसी प्याली में दूध लीजिए, किसी प्याली में दूध लीजिए, बताइए दूध किसमें ज़्यादा ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा, प्याली में। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, कुछ हाँ द्रव के कण वहाँ वाष्प में बदलेंगे, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ ठंडक होगा, वहाँ क्या होगी, शीतलता होगी, ठंडक होगा, इसलिए वो जल्दी ठंडा होता है। और वहाँ एरिया कम होता है, दूध तो दूध उतना ही मात्रा में वहाँ भी है, वो क्यों नहीं जल्दी ठंडा हो रहा है, क्योंकि वहाँ कम एरिया। देखो जितना, देखो द्रव के कणों को जितना अधिक एरिया मिल जाए, जैसे इतना एरिया मिलेगा तो कम ही जाएगा,
और ज़्यादा एरिया मिलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा कण वाष्पीकृत होंगे, और जितना अधिक वाष्पीकरण होगा ठंडक उतना ही अधिक होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यही पॉइंट अभी आपको लिखाया जाएगा कि वाष्पीकरण, समझा देना, वो सारे पॉइंट्स अभी लिखवा दूंगा कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, और अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ता जाए तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। वाष्पीकरण की दर का मतलब कितने समय में कितना तेज वाष्पीकरण हो रहा है, कितने मात्रा में जल के कण वाष्प में बदल रहे हैं। वाष्पीकरण की दर का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब ये है कि कितने समय में कितने जल के कण वाष्प में बदल रहे हैं। अगर अधिक संख्या में बदलेंगे, जल के कण अधिक संख्या में बदलेंगे वाष्प में, तो आप बोलेंगे वाष्पीकरण की दर अधिक है। कम संख्या में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की दर क्या है, कम है। इसको आपने नॉर्मल कह सकते हैं, अपने जो है सामान्य जीवन में इस घटना को देख सकते हैं। ये वाला सतही क्षेत्रफल देखो, कभी आप जो कपड़ा वगैरह बढ़िया से फैला के डालिए वो जल्दी सूख जाता है। अब कपड़ा अगर बढ़िया से फैला ना हो तो जल्दी सूखता नहीं। क्यों? एरिया जितना अधिक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा जल वाष्प में बदलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जल वाष्प में बदलेगा तो वहाँ ज़्यादा जल कम हो जाएगा। कपड़े में जल ही तो है, जल निकल गया, कपड़ा सूख गया। तो जितना बढ़िया फैला रहेगा, जितना अधिक फैला रहेगा, वहाँ से उतने ही अधिक जल के कण वाष्प में बदलेंगे, और ठंडक उतना, वहाँ ठंडा भी होगा। और ज़्यादा वाष्प में बदल जाएंगे तो कपड़ा सूख जाएगा, जल के कण निकल गए, कपड़ा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन पास पास रहेगा तो जल्दी नहीं सूखेगा। समझ पा रहे हैं? तो आप पहले पॉइंट को लिखो फटाफट। अच्छा इतना लिखिए, मैं लिखवा रहा हूँ। कितना समय हुआ? 16 हुआ। रुक दो, स्टॉप कर दो। ध्यान दीजिए आप लोग, ये जान चुके हैं ना कि वाष्पीकरण क्या है, एक सतही प्रक्रिया है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। और अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, अपने घर पर ही देख लो कि कपड़ा अगर बढ़िया से फैला हो, अगर कपड़ा बढ़िया से फैला हुआ ना हो, कपड़ा अगर बढ़िया से फैला हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, कपड़ा बढ़िया से फैला हुआ ना हो, और दोनों को सूखने दिया जाए। जो कपड़ा सूखता है, कोई पूछ सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा सूखता है, तो वाष्पीकरण। आपके आसपास जो भी घटनाएं होती है सब एग्जाम्पल है वाष्पीकरण का। तालाब सूख जाता है, कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है, चाय ठंडी हो जाती है, ठीक है, घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। मैं समझाऊंगा क्यों ठंडा होता है घड़े का पानी, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। ये सब है वाष्पीकरण के एग्जाम्पल। लेकिन फिलहाल आप बात करें, कपड़ा मान लीजिए सूख रहा है, तो यही बात है, अगर भाई सतह ज़्यादा रहेगा, अगर बढ़िया से फैला रहेगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। अगर बढ़िया से फैला नहीं रहेगा तो कपड़ा जल्दी से सूखेगा नहीं। ये आप देख लेते हैं, आपने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा हुआ है। इस वजह से आप कहते हैं कि जो वाष्पीकरण है एक सतही प्रक्रिया है, सतह पर होती है। अगर एरिया ज़्यादा मिलेगा, सतह ज़्यादा मिलेगा तो ये फास्ट होगा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा जल के कण कहाँ बदलेंगे, वाष्प में। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो अधिक से अधिक मात्रा में जल के कण वाष्प में बदलेंगे, और इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। ये रिजल्ट मिलेगा आपको। अगला है क्या, टेम्परेचर। अच्छा मान लो दूसरा कंडीशन मैं ये मानता हूं, जैसे मान लो कपड़ा बराबर, दो कपड़ा लिया आपने, दोनों को समान तरीके से फैला दिया। बस कंडीशन ये है कि एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा है और दूसरे स्थान पर टेम्परेचर क्या है, कम। तो आप क्या देखेंगे, अब तो एरिया सेम रहा, एरिया तो सेम रहा मान लीजिए। दूसरा कंडीशन ये कि एरिया सेम रहा, बस टेम्परेचर को डिफरेंट कर दिया गया। तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि जहां टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वो कपड़ा जल्दी सूखेगा, और जहां टेम्परेचर कम रहेगा वो कपड़ा थोड़ा देर में सूखेगा। इसका मतलब क्या है कि जहां टेम्परेचर ज्यादा हुआ वो कपड़ा जल्दी सूखा। इसका मतलब ये कि वहां वाष्पीकरण ज्यादा हुआ, ज्यादा से ज्यादा वाष्प जल के कण वाष्प में बदले हैं। और जहां टेम्परेचर कम हुआ है, टेम्परेचर कितना भी 25-30 पे भी वाष्पीकरण हो जाता है। बस ये होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव के कण एनर्जी लेते हैं, जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया होती रहती है। हाँ, डिफरेंस यही है कि जो है अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा जल्दी जल्दी बदलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कण जो है कहाँ बदलेंगे, वाष्प में।
टेम्परेचर कम रहेगा तो फिर कम बदलेंगे, वाष्पीकरण कम होगा, ये होता है। तो यही बात है कि जो आपका वाष्पीकरण है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपने आसपास के तालाबों में, कि देखो गर्मियों में तालाब जल्दी सूख जाते हैं और ठंडियों में तालाब जल्दी सूखते। एरिया तो उतना ही होता है हमेशा के, एरिया तो उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और ठंडियों में क्या होता है, कम। अगला क्या एग्जाम्पल है, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब जानते क्या है? आर्द्रता का मतलब है नमी, वायुमंडल में जब नमी। अच्छा ये बता दो, मान लो मैं दोनों, देखो एक केस ये है कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि जिससे देखो कपड़ा आपने या कुछ भी लिया हो, चलो मैं यही की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए तालाब है, इसको मिटा दे रहा हूं। मान लीजिए आपका ये तालाब है, इसमें जल के कण, द्रव के कण भरे हुए हैं जो कि बदलते हैं वाष्प में। अब पहले आप इस शब्द को सब समझो कि आर्द्रता क्या है। आर्द्रता का मतलब है वायुमंडल में नमी है। वायुमंडल में क्या है, नमी। अगर ध्यान दें, वायुमंडल में जब नमी रहेगी, नमी का मतलब जानते हैं क्या होता है कि यहाँ जल, वायुमंडल में जलवाष्प है। क्या है? जल की मात्रा है। वायुमंडल में जलवाष्प है, जल है। तो वायुमंडल में जितना अधिक जलवाष्प होता है उसी की मात्रा को आप क्या कहते हैं, नमी या आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित या वायु में उपस्थित, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा को आप क्या बोलते हैं, आर्द्रता। जलवाष्प जितना अधिक रहेगा बोलेंगे आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है। जलवाष्प कम रहेंगे तो बोलेंगे नमी कम है। जानते क्या होता है ना, देखो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जल बदलता है वाष्प में, अर्थात ये जाता है वाष्प में, वायुमंडल में ही जाता है। वायुमंडल को चाहिए होता है वाष्प, क्या चाहिए होता है, लेकिन फिक्स होता है। देखो ना, जैसे वायुमंडल में क्या है कि ये फिक्स होता है कि इतने एरिया में जल के इतने कण चाहिए होंगे। जैसे एरिया में, जैसे हर एरिया फिक्स होता है कि इतने एरिया में इतने ही जल के कण चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए। ये फिक्स होता है थोड़ा सा, ये आप जानते रहिए कि वहां क्या होता है ना कि फिक्स होता है कि इतने एरिया में जल के इतने कण चाहिए। तो मान लीजिए अगर जल के कणों की संख्या कम है तो बोलेंगे नमी ज्यादा नहीं है। समझे आप लोग? वायुमंडल में अगर नमी है, नमी का मतलब जलवाष्प की संख्या ज्यादा है। नमी का मतलब क्या है, जलवाष्प की संख्या है। और नमी ना होने का मतलब जलवाष्प नहीं। तो अगर जलवाष्प नहीं होते हैं तो ये क्या करता है, इसको चाहिए जलवाष्प, वो जलवाष्प लेगा। जानते हैं जब जलवाष्प नहीं होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं शुष्क। क्या बोलते हैं? वायुमंडल में जब नमी नहीं होता है तो उस वायुमंडल को आप क्या बोलते हैं, शुष्क। जो कि आप गर्मियों में देखते हैं कि वायु बहुत गर्म गर्म लगती है। आपने गर्मियों में देखा होगा कि वायु बहुत गर्म लगती है। क्यों? हवा गर्म लगती है ना। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें जलवाष्प नहीं है। और अगर जलवाष्प होगा तो कैसा लगेगा, ठंडा। जो कि प्राय देखो जलवाष्प के कण पाए जाते हैं, प्राय आपने देखा होगा कि कभी जो है बरसात के मौसम में हवा चले ठंडा महसूस होता है, या कभी ठंडियों के मौसम में हवा चले ठंडा महसूस होता है। उस केस में वायु में नमी होती है। क्या होती है? हाँ, नमी होती है, जलवाष्प की मात्रा होती है। लेकिन गर्मियों में नहीं होता। तो देखो जलवाष्प, ध्यान दिया, और मैंने आपको ये चीज बता दिया है कि वायुमंडल में अपना फिक्स होता है कि इतने एरिया में इतने ही जलवाष्प के कण हो सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि इस एरिया में जलवाष्प के कण जो है इतने हैं, जो कि कम है, जितना चाहिए था उससे कम है। तब ये क्या करेगा, जलवाष्प यहां से लेगा, जल को आकर्षित करेगा। तो इस कंडीशन को देखो, जब जलवाष्प नहीं हो, इस कंडीशन को आप नम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शुष्क। क्या बोलेंगे? ये कंडीशन शुष्क है। तो अगर वायुमंडल शुष्क हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा वाष्प चाहेगा, वाष्प को चाहेगा, मतलब वाष्पीकरण होगा। जब उसको वाष्प चाहिए तो होगा वाष्पीकरण। लेकिन ऑलरेडी इसके पास नमी है तो क्या इसको चाहिए वाष्प? नहीं, इसको वाष्प नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत मिल जाए बस। ऑलरेडी नमी है, ऑलरेडी नमी है, तब नहीं चाहिए जलवाष्प। अगर नमी नहीं होती, शुष्क होता, वो गर्म होता, तो अपने आप को नम रखने के लिए वो जलवाष्प लेता। समझ पा रहे हैं आप? तो यही यहाँ लिखाया गया है
कि अगर वायुमंडल में देखो आर्द्रता ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, क्या ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, तो क्या उसको वाष्प चाहिए? नहीं। अगर नमी होगा तो ऑलरेडी जलवाष्प है, उसको अब जलवाष्प नहीं चाहिए। तो जब जलवाष्प नहीं चाहिए तो वाष्पीकरण कहाँ से होगा? वाष्पीकरण का मतलब जलवाष्प में बदलेगा। जल कहाँ बदलेगा? अब इनके पास ऑलरेडी है तो क्यों बदलेगा बताइए? ये नहीं लेंगे। या अगर ऐसा हुआ भी, ध्यान दें, अगर ऐसा हुआ भी कि ये जल बदला वाष्प में, तो वहां से ये उल्टा भी घटना कभी कभी हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ जल ज्यादा है, अगर ये बदल गया वाष्प में, तो वहां संख्या अधिक होने पर फिर से वो इसमें बदल जाएगा। तो रिजल्ट में ध्यान दें, जल की मात्रा ज्यादा कम नहीं होगी, क्योंकि जितना ये इसमें बदला, जैसे मान लो 100 उसमें बदल गया, 80 वापस चला है, मान लीजिए वहां ज्यादा जल है। मैं ये बात कर रहा हूं कि आर्द्रता है ना, वायु में नमी है, नमी का मतलब वहां जलवाष्प है और फिर से बदल रहा है मान लीजिए। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन पहले बता दिया कि वायु में अपना फिक्स होता है कि इतना ही जल रह सकता है, इससे अधिक जल नहीं रह सकता। मान लीजिए ज्यादा जल चला गया, वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण का मतलब जल सूखना भी तो चाहिए। पता लगा ये 100 बदले फिर 80 वापस चला है, तो कहाँ जल सूखे ज्यादा बताइए? वापस चला है ना। तो मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि जल सूखे भी, वाष्पीकरण हो भी और जल सूखे भी। तो ये जानते रहिए, अगर नमी ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम। यही लिखाया गया। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है? वायु गति। ये अगर वायु देखो, आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो कपड़े ही हैं, गर्मियों में वायु चलते हैं बढ़िया, ठंडियों में वायु नहीं चलते। या गर्मियों में ही दोनों दो कंडीशन बात कर लें, एक बार जब वायु चल रही हो, एक बार जब वायु ना चल रही हो, तो आप क्या देखते हैं कि जब वायु चलता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जब वायु नहीं चलता है तो कपड़े जल्दी, आपने देखा है एक सब कंडीशन कि जब वायु चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जब नहीं चलती है तो कपड़े जल्दी नहीं सूख। इसका मतलब क्या है कि वायु जब चलेगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। और वाष्पीकरण क्यों ज्यादा होगा? जब वायु चलेगी तो कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ जाती है, वो जल्दी से बदलते हैं वाष्प। तो यही लिखाया गया है कि भाई जब वायु चलेगी तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और इसके बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? वाष्पीकरण की दर क्या होती है? अधिक होती है। समझ पाए जनाब? अब अगला पॉइंट होगा आपका वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण से, कितना लंबा वीडियो हुआ? 27। चलिए हो जाएगा। इसको समझे आप, वाष्पीकरण से शीतलता। इसको भी समझा के लिखवा दे रहा हूं। वाष्पीकरण से शीतलता, अंग्रेजी है कूलिंग फ्रॉम इवापोरेशन। कूलिंग फ्रॉम वाष्पीकरण से शीतलता। आप एक चीज रख लीजिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एनर्जी में कमी आती है, एनर्जी लेके जाता है, तो वाष्पीकरण में एनर्जी में कमी आती है। तो अगर एनर्जी में कहीं कमी आए तो शीतलता महसूस होता है। क्या महसूस होता है? शीतलता। इसका एग्जांपल जानते ले सकते हैं आप। जैसे देखो, ठंडियों के दिनों में क्या होता है ना, ठंडियों के दिनों में क्या होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, ना जानते हैं? नहीं जानते क्या? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर आपके शरीर का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यह हमेशा रहता है 37। मनुष्य को बोलते हैं, मनुष्य एक समतापी प्राणी है, इसके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? समान रहता है। सामान्य मनुष्य जिसको बुखार उखार ना हुआ रहे, ऐसा नहीं कि बुखार उखार होने पर भी उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, ऐसी बात नहीं है। सामान्य अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके जो शरीर का टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, वो हमेशा रहता है। देखो ठंडियों के दिनों में क्या कंडीशन होता है पता है कि आप जो है ना, ठंडियों के दिनों में वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो जानते कितना होता है? वो होता है 20, 22, 12, 15 तक आ जाता है। देखा होगा आपने, 8, 10 भी आ जाता है। तो उस केस में आप कह सकते हैं उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम है कि नहीं? अर्थात हमारे पास एनर्जी अधिक है और वहां एनर्जी क्या है? कम। उसका टेम्परेचर कम है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा एनर्जी है, उसके पास कम एनर्जी है। तो क्या घटना होती पता है?
ऊर्जा का नियम है, ऊर्जा कहाँ होता है, ज्यादा मात्रा से कहाँ बढ़ेगा, कम मात्रा की तरफ। तो ऊर्जा हमारे बॉडी से, हमारे बॉडी की जो एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है, वायुमंडल में। वायुमंडल खींचता है एनर्जी हमारे बॉडी की, इससे हमारे बॉडी में क्या आती है, एनर्जी में कमी। तो देखो, अगर एनर्जी में कहीं कमी आ जाए, एनर्जी में कमी का मतलब शीतलता, एनर्जी में कमी का मतलब क्या होता है, शीतलता। जो ध्यान दें आप लोग, वाष्पीकरण से क्या होता है समझिए। वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण से होता है ऊर्जा में कमी। वाष्पीकरण होगा, ऊर्जा कम होगा, और ऊर्जा कम होगा, शीतलता क्या होगी, बढ़ेगी। ये पॉइंट जानते रहिए आप, बस इन दोनों को समझो बस। ऊर्जा कम, शीतलता ज्यादा होगा, ऊर्जा ज्यादा, शीतलता कम। शीतलता कम, जैसे अगर आपके बॉडी में एनर्जी ज्यादा है तो आप ठंडक थोड़े महसूस करेंगे, गर्मी महसूस करोगे। एनर्जी कम होगी तो क्या महसूस करेंगे, ठंडक। यही घटना तो ठंडियों में होती है। ठंडियों में क्या घटना होती है, आप बस इतना जानते रहिए कि अगर एनर्जी में कमी आती है तो ठंडक महसूस होगा, एनर्जी में बढ़ोतरी होती है तो क्या महसूस होगा, गर्मी। ठंडियों में यही मैंने बताया घटना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ठंडियों में, किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में। वायुमंडल की तुलना में हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो उस केस में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो ऊर्जा होती है हमारे बॉडी की, वो कहाँ जाती है, वायुमंडल में जाती है, और जिसके फलस्वरूप हमको ठंडी महसूस होती है। एनर्जी में कमी आएगी तो क्या महसूस होगा, ठंडक। क्या महसूस होगा, और उसी एनर्जी को बचाने के लिए हम स्वेटर पहनते हैं। क्या पहनते हैं, स्वेटर, ताकि वो एनर्जी वायुमंडल में ना जा सके, हमको ठंडक महसूस ना हो। समझ पा रहे हैं आप। और गर्मियों में क्या घटना होती है, गर्मियों में घटना ये होती है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 और वायुमंडल टेम्परेचर 42-45 ऐसा होता है, 40 तक ऐसा होता है ना, कभी कभी तो 50 तक पहुंच जाता है ना। तो उस केस में क्या होगा, उसकी एनर्जी हाई है, हमारे पास एनर्जी कम है, तो वो एनर्जी हमको ट्रांसफर करेगा, हमारे बॉडी को टेम्परेचर देगा वो। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 होना चाहिए, ना तो ज्यादा ना तो कम। कम होगी तो ठंडक महसूस होगा, और ज्यादा होगी तो क्या महसूस होगा, गर्मी। तो जब वो हमको देता है एनर्जी तो हमको गर्मी महसूस होता है। इससे क्या होता है, तो जब गर्मी महसूस होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ेगा, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी से क्या निकलता है, पसीना। बस ये जानते रहिए, मैं कहने का उद्देश्य ये है कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो क्या महसूस होगा, गर्मी। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या महसूस होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी महसूस होगी। ठीक है, अब मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ले आइए एग्जाम्पल लिखवाइए। देखिए ध्यान से, ये क्या है, वाष्पीकरण से शीतलता। आप ये जान चुके हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहीं भी होगी तो उसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा में कमी आएगी, और अगर ऊर्जा में कमी आई तो क्या महसूस होगा, शीतलता या ठंडक। यही लिखाया गया, ध्यान दें कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की ऊर्जा में कमी आती है। जो पदार्थ होता है उसकी ऊर्जा में क्या, द्रव लिक्विड, लिक्विड ही होता है ना, लिक्विड ही तो करता है वाष्पीकरण, लिक्विड गैस में बदल जाता है, वही तो घटना है वाष्पीकरण। तो द्रव की ऊर्जा में वाष्पीकरण होगा तो उसकी एनर्जी में क्या आएगी, कमी। तो देखो, जिसके फलस्वरूप या जिसके कारण वे अपने आसपास के कणों से एनर्जी खींचेंगे, जो उनकी एनर्जी में कमी आई है उस एनर्जी को क्या करना चाहेंगे, मेंटेन करना चाहेंगे, एनर्जी को प्राप्त करना चाहेंगे। तो प्राप्त करने के लिए अपने आसपास से भी ऊर्जा खींचेंगे, वहाँ भी एनर्जी में कमी आएगी। तो जब एनर्जी में कमी आने का मतलब क्या होगा, शीतलता या ठंडक। तो यही बताया गया है कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की ऊर्जा में कमी आती है, जिसके कारण वे अपने आसपास, वे का मतलब द्रव के कण, अपने आसपास के कणों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और ऊर्जा प्राप्त करेंगे या अवशोषित करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या महसूस होती है, ठंडक उत्पन्न होती है या महसूस होती है। अब देखो, वाष्पीकरण से जो ठंडक उत्पन्न हो रही है इसके एग्जाम्पल्स देखने, उदाहरण देखने। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि पेट्रोल, एसीटोन या इत्र,
पेट्रोल को रख लें हथेली पर, या एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? नाखून पालिश को हटाने वाला द्रव होता है। नाखून पालिश को हटाने के लिए जिस प्रकार के जिस द्रव का यूज करते हैं उसका नाम है एसीटोन। ठीक है, तो अगर आप एसीटोन को अपने हथेली पर गिराएं तो क्या होगा? वो हथेली और उसके आसपास के एरिया से एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेके क्या होगा? वाष्प में बदल जाता है। हथेली और उसके आसपास के एरिया से एनर्जी लेता है, और एनर्जी लेकर कहाँ बदल जाता है? वाष्प में। अगर वो वाष्प में बदल गया, ध्यान दें, वो वाष्प में बदल गया तो वहाँ एनर्जी में कमी आई कि नहीं? हथेली और उसके आसपास के एरिया में क्या आई? एनर्जी में कमी। और अगर एनर्जी में कमी आई तो क्या महसूस होगा? वही लिखा है कि पेट्रोल, एसीटोन या इत्र को हथेली पर गिराने पर यह हथेली और उसके आसपास के क्षेत्रों से ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या महसूस होती है? शीतलता या ठंडक। अब अगला एग्जाम्पल क्या बोला है? कि बोला है कि गर्म दिनों में, जब गर्मियों का दिन होता है तो रात में प्रायः क्या करते हैं लोग? अपने छतों पर, ठीक है, जल का छिड़काव कर देते हैं, या अपने आसपास के वही जमीन पर ही जल का छिड़काव करते हैं रात में। गर्म दिनों में रात में करते हैं। क्या घटना होती है? जब जल का छिड़काव करते हैं तो क्या होता है पता है? कि देखो, भूमि बहुत गर्म है, या छत का जो कैसे, छत भी बहुत गर्म है, या भूमि पे छिड़काव करें, भूमि भी बहुत गर्म है। तो क्या होगा पता है? ये क्या करेंगे? जो जल के कण हैं वहां से एनर्जी अवशोषित करेंगे, वहां से एनर्जी अवशोषित करेंगे। किस में बदलने के लिए? वाष्प में बदलने के लिए। तो ध्यान दे, जो द्रव के कण जितनी एनर्जी वहां से अवशोषित करते हैं छत से या भूमि से, उस एनर्जी को बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। द्रव को वाष्प में बदलना है, जितना एनर्जी वो खींचता है, अवशोषित करता है, या जितनी एनर्जी उसे चाहिए, उसको आप क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो उसको वाष्प में बदलने के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा मतलब उतनी एनर्जी चाहिए। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या है? कि द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। कितनी एनर्जी उसको चाहिए, तब मिलेगा इतनी एनर्जी, तो वो कहाँ बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। तो किसी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। तो यही बात है कि ये लिखा है कि तब वही उतनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेगा, बदल जाएगा वाष्प में, और यहाँ एनर्जी में क्या आ जाएगी? कमी। छत पे या भूमि पे एनर्जी में कमी आएगी, तो एनर्जी में कमी आने का मतलब क्या महसूस करेंगे? वहाँ ठंडा हो जाएगा। तो देखो यही लिखा गया है, तेज धूप वाले गर्म दिनों में छत पर या खुले स्थानों पर जल का छिड़काव करने से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण, ठीक है, यह शीतल हो जाता है। अब बोलेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब यही है, उसको जो है वो उतना एनर्जी खींचता है। या ऐसा लिखो, छिड़काव करने से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊर्जा के अवशोषण के कारण कितना ऊर्जा एक खींचता है? कारण वहां शीतलता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऐसा लिखे, बढ़िया रहेगा, उत्पन्न होती है। इसका मतलब समझ लें आप कि वही बात है कि भाई इतनी एनर्जी उसको चाहिए, इतनी एनर्जी वो खींच लेगा, तो वहां क्या उत्पन्न हो जाएगी? ध्यान दें आप, पहले समझ ले फिर बाद में देखिएगा। यही बताया जा रहा है कि द्रव को बदलना है वाष्प में, कितनी एनर्जी चाहिए? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। द्रव को बदलना है वाष्प में, और उसको कितनी एनर्जी चाहिए उसको बदलने के लिए वाष्प में? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। तो जब वो इतनी एनर्जी अवशोषित कर लेगा, उतनी एनर्जी वो अवशोषित कर लेगा, तो वहाँ एनर्जी में कमी आएगी जहाँ से अवशोषित किया है, और परिणाम स्वरूप यहाँ वहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगी? शीतलता या ठंडक उत्पन्न हो जाएगी। अगला देखो,
पूछेगा प्रश्न, जैसे इसका प्रश्न पूछता है, इसका प्रश्न पूछता है कि जो है पेट्रोल, एसीटोन या इत्र को हथेली पर गिराने पर ठंडा महसूस होता है क्यों? इसका आंसर यही लिख दीजिएगा आप। गिराने पर वह हथेली और उसके आसपास के क्षेत्रों से एनर्जी को अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाता है और उससे क्या उत्पन्न होती है? शीतलता उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद घटना मत लिखना कि अवशोषित करके वाष्पीकृत हो जाएगा, वहाँ एनर्जी में कमी आएगी, फिर शीतलता उत्पन्न होगी। ये बात आप जानते रहिए, ये बात आप जानते रहिए कि अगर एनर्जी को अवशोषित किया है, वाष्पीकृत हुआ है, वहाँ एनर्जी में कमी आई है, तो इससे क्या उत्पन्न होगी? शीतलता। एनर्जी में कमी आई है तो शीतलता उत्पन्न होगी। ठीक है, इस पॉइंट की बात करें आप, इसको भी समझ गए आप। आपसे पूछ लेगा कि तेज धूप वाले गर्म दिनों में हम अपनी छत पर जो है जल का छिड़काव करते हैं क्यों? यही बोलेंगे कि जल का छिड़काव जब करेंगे आप तो क्या होगा कि यह जो है, जो जल है, वह अपनी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करके वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ क्या उत्पन्न होती है? शीतलता उत्पन्न होती। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अगला क्या है देखिए, पूछ रहा है कि ऐसा पूछे प्रश्न कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्यों? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्यों? तो देखो उसका आंसर क्या है। गर्मियों में शारीरिक प्रक्रिया के दौरान, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, शारीरिक प्रक्रिया के दौरान हमें पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े जो होते हैं उनमें जो है ना, पहनने से इसमें उपस्थित छिद्र में जल का अवशोषण अधिक होता है। अगर आप सूती कपड़ा पहनेंगे तो उसमें जल छिद्र होता है, छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है, उसमें जल अवशोषित हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। अब देखो जल अवशोषित हुआ है, अब उस जल को बदलना है वाष्प में। तो जल को बदलना है वाष्प में, तो कितना एनर्जी चाहिए? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर। समझ पा रहे हैं आप? तो वहां सूती कपड़ों में अवशोषित हो गया है छिद्र में जल, तो अब उसके आगे क्या लिखेंगे? यह जो है, जो जल है, यह जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करके वाष्पीकृत हो जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। अब इससे हमें क्या महसूस होगी? अरे सुनो यार, ध्यान दें आप, जल सूती कपड़े में आया भाई, शारीरिक प्रक्रिया के दौरान हमें पसीना अधिक आता है तो गर्मियों में। अगर सूती कपड़ा पहनेंगे तो उसमें छिद्र होता है छोटा छोटा, उस छिद्र में जल अवशोषित हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? अवशोषित हो गया। इतना कार्य ठीक है। अब उस जल को बदलना है वाष्प में। कहाँ बदलना है? वाष्प में। पता लगा जल वहाँ आया ही नहीं। जैसे अगर हम और अन्य कपड़ा पहनेंगे जिसपे छिद्र नहीं होंगे तो वो पसीने को अवशोषित नहीं करेगा और पसीना अंदर का अंदर रह जाएगा। उससे जो है बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी, दाद खाज ये सब बीमारियां आपको उत्पन्न हो जाएंगी। अगर पसीना निकल जाएगा, आ गया सूती कपड़ों में, आ गया छिद्र में, हाँ, अब वहाँ क्या है देखो, अब बोलेंगे यह जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊर्जा को अवशोषित करके क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत हो जाता है। अब इसके बाद की घटनाएं मत लिखना, इसके बाद ये समझो कि इससे वहाँ एनर्जी में कमी आई, फलस्वरूप क्या महसूस होता है? ठंडक। केवल इतना लिखना कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करके वह वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या महसूस होती है? शीतलता महसूस होती है। इसीलिए हमको गर्मियों में क्या पहनने चाहिए? सूती कपड़े। पता लगा ठंडक महसूस होगा ही नहीं करेगा, पसीना अंदर का अंदर ही रहेगा, फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगला क्या है देखो, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बर्फीला जल जानते हैं? या बर्फीला जल छोड़ो, बर्फीले जल से भरा गिलास कोई हो, या ऐसा देखो जो स्प्राइट वगैरह आप लेते हैं ठंडियों में, ठीक है, उसको बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो आप लेते हैं, अगर आप लेते हैं, आपने देखा होगा कि उसके बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें नजर आती हैं। ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, उसकी बाहरी सतह पर क्या नजर आती हैं? जल की छोटी छोटी बूंदें। अब कोई पूछे वो आती कहाँ से? वह आती कहाँ से है? आप सोचेंगे कि वो अंदर से आ रही हैं, आपके मन में ऐसा आएगा कि वो अंदर से आ रही हैं, लेकिन वास्तव में घटना क्या होती पता है? कि वो जो स्प्राइट वगैरह लिया है बहुत ठंडा है। जो आप ये जानते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प है। क्या है? जलवाष्प। अब देखो, जैसे ही जलवाष्प के कण, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के कण उसके संपर्क में आएंगे, जो ठंडा है उसको ठंडा पानी कह दो या ठंडा द्रव कह दो, उसके संपर्क में जैसे ही आएगा तो क्या घटना होगी पता है?
अब इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। गैसों की एनर्जी हाई होती है, लेकिन जैसे ही ठंडा करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो ठंडे पानी के संपर्क में आएंगे तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जैसे ही एनर्जी कम होगी ये तुरंत कहाँ बदल जाएंगे, द्रव में। क्यों, एनर्जी देखो, एनर्जी जब हाई होती है तब ये गति करते हैं, लेकिन जैसे ही एनर्जी कम होगी ना, इसमें गति करने की क्षमता नहीं होगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे, और छोटी छोटी बूंदों के रूप में आपको कहाँ नजर आएंगे, इनकी बाहरी सतह पर, स्प्राइट की बाहरी सतह पर, या कोई बर्फ से भरा हुआ ठंडा गिलास ले लीजिए, उसकी बाहरी सतह पर नजर आएंगे आपको। ठंडी कोई भी वस्तु हो उसकी बाहरी सतह पर आपको नजर आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो इसी का आंसर दिया गया है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है, क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा, जलवाष्प जो इसकी एनर्जी जो कि बहुत हाई है, ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। जो बर्फीला जल है, बर्फ से भरा हुआ जल है, क्या कहते हैं कि बर्फ है तो ठंडा हो गई करेगा। देखो बर्फ है तो थोड़ा सा द्रव में बदलेगा, आपने ग्लास में लिया है, ऐसा नहीं कि बर्फ रहेगा, थोड़ा बहुत द्रव में बदलेगा। तो आप ऐसा मत बात करो, सीधा लिखो कि बर्फीले जल, बर्फीला जल है मतलब बर्फ के समान जल, बर्फ के समान, अर्थात बर्फ की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाँ, तो यही है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी में के संपर्क में आकर, या ऐसा कह सकते हैं बर्फीले जल के संपर्क में आकर, ऐसा भी कह सकते हैं, ठंडा पानी कहें चाहे क्या कह सकते हैं, बर्फीला जल, बर्फीले जल के संपर्क में आकर कम हो जाती है, और वो कहाँ बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है, और द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमको ग्लास या जो भी बर्तन हमने लिया है उसकी बाहरी सतह पर नजर आती है। कितना लंबा वीडियो है? चलिए ठीक है, आज आप इतना ही पढ़िए, ठीक है, आज आप इतना ही पढ़िए। ये लगभग खत्म है आपका पाठ, ये खत्म है पाठ। इसके बाद जो वीडियो पढ़ाए जाएंगे आपको, उसमें पढ़ाया जाएगा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ें आप।